तो बच्चों हमारा अगला मेथड जो आ रहा है दैट इज क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। पहले मैं सोच रहा हूं आपको क्वेश्चनायर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, तब मैं क्वेश्चनायर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर की बात करूंगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि ये क्वेश्चनायर होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे दो शब्द चलते हैं बच्चों, वन इज कॉल्ड एज क्वेश्चनायर, अदर इज कॉल्ड एज अ schedule. Why we call it as a questionnaire, children? Because it contains a lot of questions in a given sequence for which inquiry is to be made. तो questions for the purpose of raising an inquiry. तो inquiry और question word से मिल गया, क्या बन गया? Questionnaire. Because it has a sequence of questions in a given order. तो हम उसे क्या बोलते हैं? Schedule. प्रॉब्लम बात गई। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ नजर आ रहा होगा। चलिए, कंज्यूमर्स के ईटिंग प्रेफरेंसेस, कौन से प्रेफरेंसेस? ईटिंग, और भी लगा दें तो पेरेंट्स प्रेफरेंसेस। चलिए, तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। क्या नाम है हमारा? संकट मोचन। आप भी लिखते जाइए, साथ साथ आप भी लिखते जाइए। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए मीनिंग ऑफ क्वेश्चनायर, और उसके बाद ये मेथड पढ़ लेंगे, या जिस पेज पे आपने क्वेश्चनायर मेथड लिखा था उसको खाली छोड़ दीजिए और हेडिंग लिख दीजिए मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चनायर चिल्ड्रन। एज 44.25 years, एड्रेस इंडिया, मेल, लैंडलाइन नंबर 9999-888, मोबाइल नंबर 98765432 फैमिली इनकम लेस देन 30,000। What kind of food do you normally eat? I eat more of इटालियन की तो ऑप्शन नहीं है, फास्ट फूड नुकसान करेगा, चाइनीज आंखें चपट जाएंगी, नॉर्थ इंडियन खा लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे क्या आप अपने हिसाब से कुछ बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख सकते हैं? तो क्लोज एंडेड हो गया। क्या हो गया? क्लोज एंडेड। बट अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, व्हाट डू यू प्रेफर इन ईटिंग एंड ऑल दैट, तो ये क्या बन जाएगा? ओपन एंडेड। स्नेहा जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। माइक को म्यूट कर दीजिए भाई। डन दिस? सब लोग लिखते जा रहे हैं, बस सीरियल नंबर लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन है आपको भी होमवर्क में बनाना पड़ेगा। सर किस चीज के ऊपर हम होमवर्क क्वेश्चन बनाएंगे? कंज्यूमर्स ईटिंग प्रेफरेंसेस हैं, आप बना लीजिएगा ड्रेसिंग प्रेफरेंसेस। समझ में आ गया? ये ईटिंग प्रेफरेंसेस है, आप बना लीजिएगा ड्रेसिंग प्रेफरेंसेस। चलो आगे, चलो आगे। व्हाट काइंड ऑफ फूड, आंसर लिखे सबने? हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू ईट आउट? व्हेनसोएवर माय फ्रेंड्स कॉल मी, फ्रीक्वेंटली आई ईट आउट। इन अ वीक, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मोर देन थ्राइस। इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब जो किले में रात गुजारी गई हो, 15 दिन। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मोर देन वंस। इन अ मंथ, तो इन अ वीक बोल सकते हैं वंस, इन अ फोर्टनाइट बोल सकते हैं ट्वाइस, और इन अ मंथ बोल सकते हैं मोर देन थ्राइस। अब मान लीजिए कोई मार्किंग इस तरह से कर रहा है, इन अ वीक मोर देन थ्राइस, मोर देन थ्राइस, और फोर्टनाइट में वंस मार्क कर रहा है, इसका मतलब उसने रिपोर्टिंग गलत की है। भाई हफ्ते में 3 बार चढ़ने जाते हो, तो 15 दिन में एक बार कैसे हो सकता है? नहीं, उतना ही मैं चढ़ लेता हूँ एक बार में जितना लोग 3 बार में चढ़ते हैं। तो ये गलत डेटा है। समझे बात को? समझ गए बात को भाई? पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए, यस सर। चलते हैं। यू गो आउट विद, ऑब्वियस सी बात है, फैमिलीज, फ्रेंड्स हमारे भिखारी हैं, कोलीग्स के ऊपर हम खर्च करना नहीं चाहते, शादी हमारी हुई नहीं तो अदर्स में लिख देते हैं। एनी स्पेसिफिक डेज यू गो आउट? यस, जिस दिन क्लास होती है उस दिन आई गो आउट। तो गो आउट व्हेन चिल्ड्रन? वीकडेज, वीकेंड्स, हॉलीडेज, स्पेशल ओकेजन, नो स्पेसिफिक डेज। मेरा तो भैया नो स्पेसिफिक डेज है। समझ में आ गया? यू जनरली गो आउट फॉर पार्टी एंड पिकनिक्स, आप जिस ले जाते हैं अपना लिख सकते हैं आंसर। वेयर डू यू यूजली गो? चाइनीज जॉइंट रेस्टोरेंट। अब देखिए ऊपर आपने नॉर्थ इंडियन लिखा है, यहाँ पे चाइनीज जॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका सवाल का जवाब झूठा साबित हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? रेस्टोरेंट। झटपट लिख लें, झटपट। हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ईटिंग वन टाइम? 300 से 500। व्हाट इज योर फेवरेट ईटिंग पॉइंट? अब सर ये क्या लिखा हुआ है? निरुलाज इज अ फेमस रेस्टोरेंट। ये है क्या? मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। मेरा एक मित्र है, इलाहाबाद में उसका बिजनेस है लॉ बुक्स के पब्लिशिंग का, द नरूला फैमिली।
ये उनके रिलेटिव करते हैं। जैसे बच्चों आपको आजकल वो चाइनीज फास्ट फूड नजर आता है, तो इंडिया में सबसे पहले निरूलास थे दिल्ली के, जो 100 आइसक्रीम के फ्लेवर्स अमेरिका से लेके आए थे। और इलाहाबाद में इन्हीं की देखा देखी एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ, जो थोड़ा खस्ता हाल में आजकल चल रहा है, दैट इज हॉट स्टफ। समझ में गया? तो ये मैकडोनल्ड वगैरह तो बहुत बाद में इंडिया में आए, पहले से इस लाइन पे चल रहा था। हल्दीराम क्या आपको पता है, मैकडोनल्ड्स क्या आपको पता है, पिज्जा हट और डोमिनोज भी पता है। अगर आपके घर में गैया या बकरी है तो आप बरकोस जा सकते हैं, ये गैया और बकरी खाना बेचते हैं। इनका मैक्सिमम खाना कच्चा रहेगा। एक बार मैं चला गया था गलती से इनके रेस्टोरेंट, तो मैंने कुछ देखा अंग्रेजी में लिखा था, समझ में कम ही आया, पैसा थोड़ा औकात के हिसाब से लग रहा तो डिश ऑर्डर कर दी। मैंने कहा पका के ले गया उसको, कह रहा सर ये रशियन सैलेड है। मैंने कहा ये कच्चा खाना गैया वाला? मैंने कहा इंसानों वाला कुछ बेचते हो? कह रहे व्हाट डू यू मीन सर? मैंने कहा मतलब कुछ दाल चावल वगैरह टाइप्स, चिकन वगैरह, पराठा टाइप। कह रहा नहीं सर वो अभी स्टार्ट होगा। मैंने कहा कितनी देर में? क्या सर 3 महीने बाद। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने एक सूप पिया, 275-80 रुपए का शायद बिल था, जीएसटी लगा था उसके ऊपर, 10% का सर्विस चार्ज में। ये क्या है? कह रहा सर एक टिप जैसे आप देना चाहें। हमने क्यों देना चाहे, हम नहीं देना चाहेंगे, इसको कटवा के लाओ। वो भी हटवा दिया। तो 280-90 रुपए 300 रुपए उनको देके चले आए, और अगली बार से कान पकड़ा कि ऐसे जानवर वाले खाने को खाने नहीं जाना है। तो कहाँ जाएंगे भाई? हल्दीराम जाएंगे। What are the distinguishing factors you look for while eating out? फूड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सर्विस कैसी हो, सब कुछ एक तरफ। हिंदुस्तानी आदमी को गोबर भी सस्ता भेज दो खरीद लेता है वो। प्राइस शुड बी लोएस्ट। टेस्ट भाई जैसी जुबान होगी वैसा टेस्ट आएगा। इज दैट क्लियर? होम डिलीवरी नहीं भाई, जब हम बाहर खाने जाते हैं तो होम डिलीवरी क्यों? अब यहाँ पे लिखा है ईटिंग आउट, और यहाँ आप टिक कर दे होम डिलीवरी, पता लग जाएगा कि आपने सर्वे जो भरा है वो संपूर्णता फर्जी सर्वे भरा है आपने। इज दैट अंडरस्टूड? तो सर्वे में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले जाते हैं जिनसे क्रॉस चेक हो जाए कि आप सही आंसर दे रहे हैं या गड़बड़ आंसर दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो झटपट लिख लें बच्चों, और आपका होमवर्क है आप इसी तरह का सर्वे करेंगे, बट ईटिंग प्रेफरेंसेस की जगह ड्रेसिंग प्रेफरेंसेस का। हो जाएगा? चलिए यस सर। कर लीजिए। तो सबको समझ में आ गया क्या होता है क्वेश्चन है? तो अब बच्चों आपके लिए आसान होगा इसको समझना, दैट हाउ दिस क्वेश्चन मेथड वुड बी यूज्ड। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन दो जगह काम आएगा बच्चों। अगर आपको ये मैगजीन के अंदर मिले या कहीं पे भी मिले और आपको खुद से भर के इसको पोस्ट करना पड़ेगा, तो भाई सुटेबल तभी होगा जब आप लर्नेड और एजुकेटेड हैं और आप सीरियस हैं। बट अगर हमारी कम्युनिटी जहां पे हमको सर्वे करना है, रिसर्च करना है, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हमको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और वो हेल्प हमको किसकी लेनी पड़ेगी बच्चों? एन्यूमरेटर की। अब बच्चे कहेंगे सर एन्यूमरेटर में और इन्वेस्टिगेटर में डिफरेंस होता है? भाई मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, मैंने अपने अंडर में 50 लोग लगा दिए, भाई 2-4 शहरों में जाकर आप डेटा कलेक्ट करके लाइए, तो वो 50 लोग क्या हो जाएंगे? एन्यूमरेटर। मैं क्या हूं? इन्वेस्टिगेटर। और जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो आंसर दे रहे हैं, वो रिस्पोंडेंट हो जाएंगे। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? चलिए तो झटपट ये 2 लाइनें लिखें बच्चों। एन्यूमरेटर पर्सनल विजिट्स द इन्फॉर्मेंट्स, जिसको आप रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं बच्चों, along with the questionnaire, and ask question and note down their replies in the questionnaire in his own language, in his own language। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, यहां पे जवाब क्या है, क्या लिखा हुआ था? एन्यूमरेटर पर्सनल विजिट्स द इंफॉर्मेंट, पर्सनली मतलब किसी के थ्रू काम नहीं होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? नोट डाउन द रिप्लाईज। अब सर ये रिप्लाईज मतलब कैसी होंगी? अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है और 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसे एक जवाब देंगे और इसे एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? क्लोज एंडेड। व्हाट डू यू फील अबाउट recent developments regarding road widening done in your area? तो भैया बहुत विचार अपने देंगे। शॉर्ट हैंड राइटिंग इस्तेमाल होती है, कौन सी? समझ गए सर, पर्ची बनाने के लिए? अरे नहीं भैया, शॉर्ट हैंड एक अलग तरीके की राइटिंग होती है सिंबल्स में। ये न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट्स उस जमाने में यूज करते थे जब ऑडियो रिकॉर्डर्स नहीं होते थे। आजकल तो माइक के साथ ऑडियो रिकॉर्डर लगा होता है, जो आप पटर पटर करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसी को हम वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आपके सो कॉल्ड क्वेश्चंस इस तरह के हैं, हाउ, व्हाट, व्हाई,
तो आप इस क्वेश्चनायर को क्या बोलेंगे बच्चों? ओपन एंडेड। तो आप लोग भी क्लास 10th का जब एग्जाम का पेपर दे रहे थे तो आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले? क्या वहां Yes, sir. आपको इंडिया गॉट टैलेंट करने का मौका मिला? नहीं। अरे इंडिया गॉट टैलेंट मतलब पढ़ के आए थे न्यूटन का लॉ, लिख दिए बॉयल्स लॉ, और इतना भयंकर लिखे टीचर भी कंफ्यूज हो गया कि न्यूटन जिंदा हो जाए तो आर्यभट्ट से कहेगा शादी करा दो मेरी। तो जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें वही लिखना है जो लिख के आया है, बट व्हाट हाउ और व्हाई वाले में, अरे सर अब आप देखिए हम कितने कलाकार हैं। टीचर ने तो इतना पढ़ाया था, बच्चा 2 पेज लिख के चला आया। था सभी बकवास खैर उसके अंदर, बट लिख दिया। टैलेंट इसी को बोलते हैं। जिसमें पढ़ के गए थे उसमें कम लिखे, और जिसमें नहीं पढ़ के गए थे इतने विचार व्यक्त किए, इतना लिख डाले सर कि अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। सोचा मम्मी कॉपी दिखा दें जो दिन भर हमको उल्लू गधा बोलती रहती हैं कि देखो तुम्हारा लाल पीला नीला गुलाबी कितना बढ़िया लिख के आया है। ये सब हरकतें लड़के ज्यादा करते हैं, क्योंकि लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतनी बकवास लिख के आ जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो पहला फीचर चिल्ड्रन, एन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट्स। साबित हो गया कि हमारे इन्फॉर्मेंट अनपढ़ हैं। क्यों अनपढ़ हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेंट्स उल्टा पुल्टा आंसर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कलेक्शन दनादन बढ़िया हो तो आप सो कॉल्ड उनके सामने क्वेश्चंस प्रस्तुत करें और उनसे जवाब लें चिल्ड्रन। रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे एन्यूमरेटर को टैक्टफुल, वेल ट्रेन्ड और अनबाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ गया? अनबाइज्ड मतलब अगर आप एक गर्ल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं लड़कियों से जवाब नहीं मांगूंगी या मैं लड़कों के मोहल्ले में नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पेपर स्प्रे रख लीजिएगा एक साथ में बस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो लोग Yes, जानते sir. हैं उसमें क्या होता है। जैसे छोटा भाई परेशान कर रहा है घर में, टीज कर रहा है, कह रहा है हम सर को फोन कर देंगे कि तबीयत ठीक है, तब भी बहाना मार रहे हो क्लास में ना जाने का, तो उसके आंख में छिड़क दीजिएगा फिस फिस। चले आगे। ये मेथड जनरली कौन यूज करता है? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बिग बिजनेस हाउसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब सर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? भाई ये आईआईटीज होती हैं, आईआईएम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं। खोपड़े में बात गई चलो। सेमी गवर्नमेंट के केस में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुना है? ये सेमी गवर्नमेंट Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का भी पैसा लगा है और आपके पापा ने भी इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ये सेमी गवर्नमेंट हो गई। जहां पे गवर्नमेंट 100% फंडिंग नहीं करती, आप उसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। एसबीआई ने मुंबई में एक मीटिंग की और डिसीजन लिया कि हम अपने 40 एम्प्लॉइज को यूज करेंगे और उनको गली मोहल्ले दौड़वाएंगे और वो डेटा कलेक्ट करके लाएंगे और इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हम एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे जो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रस्तुत करेंगे और आरबीआई उसके बेसिस पे कोई नई पॉलिसी बनाएगा रिगार्डिंग बैंकिंग की वर्किंग के ऊपर। तो ये सेमी गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है एनएसएसओ एंड चिल्ड्रन सीएसओ, याद आया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, भाई टाटा वाले भी रिसर्च कराते हैं। ग्रैंड थॉर्टन का नाम सुना होगा, मैकेंजे का नाम सुना होगा, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का आपने नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी। देयर आफ्टर आपने केपीएमजी का नाम सुना होगा। ये बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं, विदेशों में तो बहुत काम करती है, इंडिया में ये सीए कंसल्टेंसी, रिसर्च, ये सब काम करती है बेसिकली। पोपड़े में बात गई? समझ में गया? तो ऐसी गवर्नमेंट्स को आप, सॉरी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप हायर कर सकते हो, ये आपके लिए रिसर्च कर देते हैं। क्वेश्चनायर जिस इन्वेस्टिगेटर को फिल करना होता है उसका एक और नाम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? शेड्यूल। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस। एक छोटा सा फर्क हो सकता है, मैं आपको कागज दे दूं और आप फिल कर दीजिए तो क्वेश्चनायर हो गया, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं इसको शेड्यूल भी बोल सकता। इज दैट क्लियर? सेल्फ फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट होगा तो सिर्फ क्वेश्चनायर, बट अगर फिल करवाया जा रहा है आपको समझा के तो क्वेश्चनायर और शेड्यूल दोनों बोल सकते हैं। झटपट मार्क कर लें इसको, चलते हैं आगे। तो ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों एग्जाम में अगर आप ये सेमी गवर्नमेंट के आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आईआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज लिख के आएंगे तो टीचर समझ जाएगा कि भाई आप अदर देन द बुक कुछ जानते हो, तभी आपकी कॉपी का आंसर थोड़ा एक्सक्लूसिव होगा एंड यू विल फेच बेटर मार्क्स। ऐसा नहीं कि 5 नंबर के क्वेश्चन 15 मिल जाएगा, बाकी सबको 3.5 मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। चलिए
ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा सर? जहां पे पब्लिक गवार है। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट चल रहे हैं, जहां पे आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेंड एन्यूमरेटर्स हो चिल्ड्रन, जहां पे आपको काफी बड़ा एरिया कवर करना हो, और जहां पे बच्चों आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं बच्चों, तो मेथड इज सुटेबल। आई रिपीट, पैसे आपके पास हैं, एन्यूमरेटर दौड़ा सकते हैं आप, ट्रेंड लोग हैं आपके पास, और अगर जगह बहुत बड़ी है तभी आपको इस मेथड की जरूरत है। छोटी जगह होगी तो वो चलेगा डायरेक्ट पर्सनल एंड इनडायरेक्ट चल जाएगा, और छोटी जगह टेलीफोन कनेक्शन है तो टेलीफोन इंटरव्यू चल जाएगा। एंड जब आपको एक्यूरेसी लेवल हाई मेंटेन करना है, बेसिकली प्राइमरी डेटा जहां पे भी कलेक्ट होता है ना, वहां एक्यूरेसी सबसे बड़ा पॉइंट है। द ट्रम्प कार्ड इज एक्यूरेसी। हमको एक्यूरेसी चाहिए, इसीलिए हम सो कॉल्ड प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। समझे बात को? पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। हाँ बोलिए गर्व जी। इसमें भी तो घर जा रहा है और डायरेक्ट पर्सन में भी घर जा रहा है। हाँ जा रहा था, बट वहां पे उसके पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। वहां पे वो अपने विचार व्यक्त कर रहा था, इंडिया गॉट टैलेंट। हमने आप सबको एज एन एम्यूनरेटर ट्रेन किया, भैया पॉपुलेशन का डेटा लाना है, ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन का डेटा लाना है। 15 सवाल आपकी डायरी में नोट करा दिए, 15 सवाल डायरी में नोट करा दिए। आप स्टार्टिंग के कुछ घरों में तो 15 सवाल के जवाब लिए, उसके बाद कहीं 12, कहीं 8, कहीं 9, और आखिरी में 400 घर का डेटा हो चुका इकट्ठा। इसी को इंडिया गॉट टैलेंट करते हैं, इसी को 4000 कर देते हैं। बट जब 15 क्वेश्चन का छपा हुआ फॉर्मेट होगा, पूरी चेकलिस्ट होगी, तो आपसे गलती नहीं। नहीं समझे? समझ में आ गया? आप चले मम्मी के साथ कंपटीशन करने कि वो बिना रेसिपी बुक देखे खाना बना रही हैं, मैं भी बनाऊंगा। एक बार मैंने ऐसा केक बनाया था, मम्मी घर पे थी नहीं तभी हिम्मत की, माइक्रोवेव में, और उसमें था कि अंडा डालने से केक सॉफ्ट होता है। लिखा था 2 अंडा डालो, हम सोचे 6 अंडा डाल दें, एकदम स्लीपर का गद्दा हो जाएगा, और इतना कड़ा बन गया, बाहर सड़क पे का कुत्ता भी नहीं खाया उसको। मम्मी आई तो मम्मी से पूछा कि नहीं बैल हो क्या एकदम से, जो रेसिपी बुक में लिखा उसके हिसाब से बनाना चाहिए था। मैंने कहा आपने तो कभी नहीं देखी रेसिपी बुक। कह रही बेटा मेरी शादी को 10-15 साल 16 साल हो चुके हैं, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। तो इतने एक्सपीरियंस्ड कोई भी न्यूमरेटर हो ही नहीं सकते जो पूरे 15 सवाल हमेशा याद रखे। कोई कहीं भूल जाएगा, कोई कहीं। आप अपना हाल ले लीजिए, आपने अगर नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, एग्जाम से पहले आपने 10 बार रीडिंग की है, तो जितना लिखा था नोट्स में सब वॉमिट करके आओगे एग्जाम में। बट अगर किताब से ही इंडिया गॉट टैलेंट ऐसे लेट गए और ऐसे पढ़ रहे हैं, शाश्वत जी समझ रहे हैं ना? जी सर। ये 10 पॉइंट पढ़ के जाओगे तो 6 और 7 लिखकर आओगे, बाकी भूल जाओगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो इसीलिए छपा हुआ क्वेश्चनर दिया जाता है ताकि आप सारे क्वेश्चंस के जवाब पूछें और मिस आउट ना करें। समझ में आ गई बात? एनी क्वेरी? देयर इज एनी क्वेरी? एनी क्वेरी टू एनीबॉडी? चलिए, मेरिट्स चिल्ड्रन, अगेन सुटेबिलिटी में पहला दूसरा कवर है, दूसरा और तीसरा एकदम रिलेटेड है। पार्शियलिटी के चांसेस एकदम लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी अकल नहीं लगा रहे, नाम दिखावे पे जा रहे हैं। हम सारा का सारा भरोसा किस चीज पे कर रहे हैं? और ये कहां पे जरूरी है करना? जहां पे आपके रिस्पोंडेंट्स इलिटरेट है। क्या है? इलिटरेट। और मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी, लिटरेट है तो मेल क्वेश्चनर वुड वर्क, इलिटरेट है तो मेल क्वेश्चनर वोंट। जैसे कभी बच्चा क्लास में लेट हो रहा है और उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, इलिटरेट है तो फोटो खींच के भेज दे। तो फोटो कैसे खींच के भेजेगा? वीडियो बना ले, गाड़ी चलाए, ब्रेक लगी नहीं, बढ़ के जाके, तो मैं आउटकम निकाल लूंगा। और लिटरेट है तो ब्रेक की स्पेलिंग लिख सकता है, BRAKE। ठीक, लिख लिए झटपट फास्ट बच्चों। आते हैं बच्चों इसके दलिद्रापे पे, मतलब इसके डीमेरिट पे। ऊपर पढ़ा था हमने कि भाई सुटेबल तभी है जब आपके पास बढ़िया मात्रा में पैसा है। इफ यू आर फाइनेंशियली वीक, क्या आप इस तरह का मेथड अडॉप्ट कर पाएंगे? तो ये कॉस्टली हो गया, बिकॉज पीपल नीड टू विजिट डोर टू डोर, सो इट इज वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग। तो याद रखिएगा, जहां पे भी कॉस्टली होगा ना, वहां टाइम कंज्यूमिंग जरूर हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल जरूर हो जाएगा। पार्शियलिटी सर ऊपर लिखा था कि नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। यहां पे लिखा था कि पार्शियलिटी के चांसेस लिमिटेड हैं। समझ में आ गया? और अगर एन्यूमरेटर थोड़ा सा पर्सनली बायस्ड होगा, वो कहेगा कि भाई मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं क्रिश्चियन मोहल्ले में जाऊंगा, मैं मुस्लिम हूं तो मैं मुस्लिम मोहल्लों में जाऊंगा। तो यहां पे क्या आपको सही डेटा मिल पाएगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं मेल पर्सन हूं तो मैं फीमेल से बात ही नहीं करूंगा ना। क्या मैं फीमेल हूं तो मेल्स को तो मैं अपने सो कॉल्ड चप्पल की जूती बना के रखती हूं, तो मैं इनसे नहीं बात करूंगी।
तो इन दीज केसेस डेटा कलेक्टेड वुड बी वेरी 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 पार्शियल. इनएबिलिटी ऑफ द एन्यूमरेटर, थोड़ा ढपोड़ संग टाइप, नॉट प्रॉपरली, एग्जाम में ना लिख के चला ना ढपोड़ संग टाइप, टीचर के ये कौन सी स्पेलिंग लिख दी हो, स्टूपिड टाइप हो, नेग्लिजेंट हो, गैर जिम्मेदार हो, जैसे वो पोलियो ड्रॉप वाली आंटी होती हैं, घर के बाहर लिख के चली जाती हैं बट पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाती. तो इन दैट केस आपके जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी हाईली मिसलीडिंग. समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए झटपट लिख लें बच्चों, झटपट. कॉपीड एवरीबॉडी? राइट डाउन द प्रिकॉशंस चिल्ड्रन. इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, ये अगेन सुटेबिलिटी मेरिट डीमेरिट से मिल जाते हैं हमको सारे के सारे. पहला प्रिकॉशन चिल्ड्रन, द पर्सन शुड हैव हाई इंटीग्रिटी. अब सर हाई इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी कंपनी की जीन्स और शर्ट पहन के जाएगा? अरे ना भैया. ही शुड नॉट बी हेजिटेंट, ही शुड बी विलिंग टू कलेक्ट ऑल द डेटा वेरी प्रॉपरली, क्योंकि इसके डेटा के बेसिस पे ही पॉलिसी सही भी बन सकती है और गलत भी बन सकती है. एंड हिज ट्रेनिंग शुड बी वेरी 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 प्रॉपर. ही शुड बी PTLH, पठल होना चाहिए, पठल. पोलाइट, टैक्टफुल, लेबोरियस एंड ऑनेस्ट. सब तो राजा हरिश्चंद्र को ले आते हैं क्योंकि वही सबसे ऑनेस्ट थे. देयर शुड बी टाइमली इवैल्यूएशन चिल्ड्रन. और ये वाला पॉइंट काट दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ट्रेन, तो भाई एजुकेटेड ही होगा. और जो क्वेश्चंस होंगे वो एकदम स्मॉल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होने चाहिए. इज दैट क्लियर? उल्टे पुल्टे क्वेश्चन ना हो. डोंट यू थिंक दैट स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड? डबल नेगेटिव्स आ गए ना, इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा. इन योर ओपिनियन शुड स्मोकिंग बी अबैंडन्ड एट पब्लिक प्लेसेस और नॉट? तो अवॉइड डबल नेगेटिव्स, क्योंकि जिस जनता के बीच में आप जा रहे हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं. इज दैट अंडरस्टूड? झटपट लिखिए बच्चे, झटपट. पायलट सर्वे, सर ये बड़ा आसान है सर. क्रू मूवी आपने देखी थी सर? सारे पायलट लोग को पूछा जा रहा था बताओ कौन गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को कॉपीज में मिल जाते हैं लिखे हुए जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है. तो पायलट सर्वे होता क्या है? मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करना है जीएसटी, यस और नो? पूरे देश पे इंट्रोड्यूस करना है. तो भाई पहले इंडिया के 2 स्टेट्स में 6 महीने तक चेक किया जाएगा कि जब हमने जीएसटी पोर्टल ओपन किया तो लोग प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करा पा रहे हैं कि नहीं अपना, देयर आफ्टर लोग अपना हिसाब किताब इस पे फीड कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. जब प्रूव हो गया कि हाँ सॉफ्टवेयर बढ़िया से चल रहा है, फिर बाकी स्टेट्स को बोला कि भाई आप भी अपने यहाँ जीएसटी के सॉफ्टवेयर के लिए लोगों को सो कॉल्ड कंपेल करें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएं. 2 साल का टाइम दे दीजिए, नहीं तो चालान काट दिया जाएगा उनकी दुकान का. आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? अंडरस्टैंडिंग? तो बच्चों इस तरह की रिसर्च स्टडीज को क्या बोलते हैं हम? पायलट सर्वे. इज दैट क्लियर? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है बच्चों. हैव पीपल हर्ड अबाउट आईबी स्कूल्स इन इंडिया? आईबी स्कूल्स के बारे में सुना है बच्चों आपने? अच्छा ठीक है. IGSE स्कूल्स के बारे में सुना है बच्चों? नहीं सुना? अच्छा. कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में सुना है? हाँ सर कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हमारे मोहल्ले में है. अरे वो वाला नहीं, ओरिजिनल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ये जो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम है चिल्ड्रन, ये एक्चुअली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही बोर्ड था. अगर आप 75 से पहले की मार्कशीट देखें उन लोगों की जिन्होंने सो कॉल्ड मिशनरी स्कूल से पढ़ाई की, क्रिश्चियन स्कूल से, तो उनकी मार्कशीट में काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नहीं लिखा होता था, लिखा होता था कैम्ब्रिज ओवरसीज एजुकेशन बोर्ड. फिर ब्रिटिशर्स ने बाद में इसको अलाउ, सॉरी नॉट ब्रिटिशर्स, वो कैम्ब्रिज वालों ने कन्वर्ट कर दिया कि भाई आप इसको इंडिया में काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के नाम से करा लो. पहले पेपर भी सो कॉल्ड बाहर से ही, ब्रिटेन से ही आता था. खोपड़े में बात है. वो तो चले गए, इंडिया में बन गए जहुआ भर स्टेट बोर्ड्स. समझ में आ गया? सेंट्रल लेवल पे 3 बोर्ड्स इंडिया में हैं, CISCE, CBSE एंड सत्यानाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. समझ में आ गया? अब ये सोचा गया कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ तो लेते हैं बट इनके अंदर वो स्मार्टनेस नहीं आ पाती. क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हमने स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए. इससे पहले गवर्नमेंट सोचती ये कैम्ब्रिज वाले अपनी 3 दुकानें लेके हिंदुस्तान चले आए. एक का नाम रखा इंटरनेशनल बैकलरेट, एक का नाम रखा IGSE
ये IGCSE ऐसे ही होता है, और एक का नाम रखा कैम्ब्रिज एजुकेशन। तो हमारा ये ISC, CBSE और नेशनल ओपन स्कूल अब तो काफी प्रोफेशनल हो गया है। उस जमाने में तोताबाजी ज्यादा होती थी, रटाफिकेशन ज्यादा होता था, और एजुकेशन का एप्लीकेशन कम होता था। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो इन बोर्ड्स ने इंडिया में अपने पैर फैलाने स्टार्ट किए। खैर इनकी एजुकेशन महंगी भी बहुत थी, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा था। और यहाँ पढ़ाई कुछ ऐसी होती थी, अगर ज्योग्राफी का टीचर आज ग्लोब पढ़ाएगा, तो मैथ्स का टीचर आज सर्कल्स पढ़ाएगा। नहीं समझे? और अगर ज्योग्राफी का टीचर सो कॉल्ड आपको एक प्लेन एरिया के बारे में कुछ पढ़ा रहा है, तो फिर मैथ्स वाला टीचर उस दिन रेक्टेंगल पढ़ा देगा, और गेम्स वाला टीचर क्रिकेट पिच के बारे में कुछ पढ़ा देगा, ताकि आपकी एजुकेशन लिंक्ड हो पूरी। समझ में आ गया? 5 दिन इनका स्कूल चलता है, 2 दिन इनकी प्लानिंग होती है। बट क्योंकि बहुत महंगा था और बड़े शहरों में काफी बच्चे CBSE छोड़ के इन स्कूलों में जाने लग गए, तो अल्टीमेटली CBSE की दुकानदारी थोड़ी सी चौपट होने लग गई। तो CBSE ने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसको बोला गया CBSE आई। व्हाट? CBSE इंटरनेशनल। पूरा इन्होंने IB स्कूल का कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया। एमिटी वगैरह ने तो नोएडा और दिल्ली में पूरा पूरा स्कूल खोल डाला CBSE आई के नाम पे, और कुछ स्कूलों ने 2-4 सेक्शंस खोल दिए। बट अगेन, चौक एरिया किसी भी शहर का हो, वहां की चाट एकदम चौक छाप ही रहेगी। चाट वाला कितना भी अच्छा पिज्जा बेच दे, उसके अंदर फुल्की की टिकिया की महक आएगी ही आएगी। नहीं समझे मेरी बात को? समझ में आ गया? एक इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में डांस कर ले, बट जहां ढोल बजना चालू हुआ, भांगड़ा ऑटोमेटिकली उसके अंदर से बाहर निकल आता है। समझ में आ गया? इलाहाबाद वाला कहीं पे भी रह ले पूरी दुनिया में, उसकी इलाहाबादी अंदर से निकलेगी नहीं। लखनऊ वाला कहीं भी चला जाए, उसकी नवाबी जाएगी नहीं। दिल्ली वाला कहीं भी चला जाए, वो पराठा गली में ही ढूंढेगा जाके। यस और नो? तो ये इम्बाइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो CBSE ने इंडिया के 100 स्कूल्स को परमिशन दी CBSE आई करिकुलम चलाने की, और ये सोचा कि हम 5 साल इसको देखेंगे कि हम ठीक से चला पा रहे हैं कि नहीं, और 5 साल के बाद इनकी बैंड बज गई। समझ में आ गया? सिस्टम खराब नहीं था, सिस्टम बहुत बढ़िया था, बट उसको चलाने का तरीका खराब था। तो इंडिया में जो लोग मर्सिडीज और BMW खरीदने की औकात नहीं रखते, वो खरीद तो लेते हैं, बट उसकी सर्विसिंग कहाँ कराते हैं फ्री सर्विस के बाद? मुन्ना मिस्त्री के पास। तो भैया मुन्ना मिस्त्री मारुति की सर्विसिंग कर लेगा, होंडा तक की कर लेगा, हुंडई की कर लेगा, बट वो जैगवार और BMW की नहीं कर पाएगा। आपको शोरूम ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मुंह उठा के BMW कितनी बार रोड पे खड़ी रहती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसलिए ये करिकुलम CBSE ने बंद कर दिया, क्योंकि इनको जो इनपुट्स मिले वो ऐसे थे कि भाई हम इसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको उस क्वालिटी के टीचर्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? भाई उस क्वालिटी का टीचर IB स्कूल में जाएगा तो उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए महीना। समझ में आ गया? उसको क्लास में नहीं जाना है, उसको एक क्लास दे दी गई है, उसको एक क्लास दे दी गई है, बच्चे आते हैं उस क्लास में सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो टीचर को थोड़ा फ्रीडम दिया गया है, काउच वगैरह भी दे दिया गया है। हर 2-4 फ्लोर्स पे मतलब एक फ्लोर पे 2-4 कॉफी वेंडिंग मशीनें भी हैं। यहाँ तो वही 25 पैसे का समोसा खाएगा टीचर। समझ में आ गया? और पुराने जो ट्रेडिशनल स्कूल थे, जिन्होंने 60-70 हजार वाले टीचर भर्ती किए हुए हैं, वो इन टीचरों को भी इतनी सैलरी देते थे। मतलब वो बोकालबाजी नहीं थी, बेसिकली वो ऑरा नहीं था, इसलिए स्कूल चल नहीं पाए। बात समझ में आई? तो ये जो 100 स्कूल्स का सर्वे था ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे। और ऐसा सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, हर जगह है। अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई से इंडिया में 3 कानून खत्म हो गए चिल्ड्रन। इंडियन पीनल कोड खत्म हो गया, एविडेंस एक्ट खत्म हो गया, और एक सिविल प्रोसीजर खत्म हो गया, और उसकी जगह हमारे नए 3 कानून आ गए। वो अंग्रेजों के जमाने में थे, आज की सोसाइटी के हिसाब से फिट बैठ नहीं रहते, तो उनको हटा दिया। बट इनको लाने से पहले काफी एक्सटेंसिव स्टडी की गई, लोगों से बातचीत की गई, फिर सोचा गया कि भाई इसका एप्लीकेशन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो हमने प्री सर्वे किया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? समझ में आ गया? मान लीजिए आपके पापा को फैक्ट्री लगानी है, तो भाई तो 4-5-10 जगह जाके देखेंगे कौन सी जगह सबसे एप्ट है, रॉ मटेरियल की सप्लाई इजी हो, कस्टमर तक गुड्स पहुंच जाए, तब जाके आप फैक्ट्री उस साइट पे लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग। कभी आइसक्रीम के सो कॉल्ड दुकान पे गए होंगे, कुछ दलिद्र टाइप के लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खाते रहते हैं। आइसक्रीम वाले को क्या लग रहा है व्हाट पीपल आर डूइंग? पायलट सर्वे। आधे घंटे में डकार लिया, बस हो गया हमारा, हम इतने में 2 स्कूप लपेट लिए हैं। इज दैट क्लियर? कुछ लोग चले जाएंगे बेकरी शॉप पे चाय का ग्लास लेके, वहीं बिस्किट फ्री मिलता है, बस हमारा हो गया, अब कल आएंगे हम। इज दैट क्लियर? तो पायलट सर्वे। समझ में आई बात कि नहीं आई?
पक्का? चलिए, तो ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। यस सर। एक ट्राई आउट करेंगे आप, वो ट्राया हेयर वाला ऐड नहीं, चिल्ड्रन। इन्वेस्टिगेटर हैव टू हैव अ रफ आइडिया कि ये काम कितना सुटेबल होगा। इन्वेस्टिगेटर को इसकी शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स जानने पड़ेंगे, और उसके बाद ये चीज इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करेगी कि भाई जो क्वेश्चंस हमने उसमें लिखे हैं वो लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमको उसके सही जवाब मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं ना बच्चों, आप सीधे पब्लिक के पास डेटा कलेक्ट करने नहीं जाते। मान लीजिए आपको 2000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, तो व्हाट वी डू इन केस ऑफ पायलट सर्वे, हम पहले 100 लोगों के ऊपर इस क्वेश्चनर को टेस्ट करेंगे। अगर 100 लोगों पे ये सही पाया गया तो हम बाकी सर्वे 1900 पे कर लेंगे। कोविड की दवाई आई थी, क्या भारत बायोटेक ने बनाने के बाद हमको ठोक दी? सुशील जी आवाज आ रही है, बट मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो क्या भारत बायोटेक ने दवाई मेरे को ठोक दी? पहले उन्होंने लोगों के ऊपर टेस्ट किया कि इसका एफिशिएंसी एफिकेसी रेट क्या है। जब पता लगा कि मिनिमम है 65 एंड मैक्सिमम इफेक्टिविटी इज 98, तो इन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब इनको सो कॉल्ड हरी झंडी दे दी, तो कहां चले गए? WHO के पास, वर्ल्ड ह्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन। कोविड में भी पगला गए थे, इनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा ठीक है, एवरेज एफिकेसी आपकी 78% है, हम इस दवाई को ग्रीन सिग्नल देते हैं। समझ में आ गया? तो जो दवाइयां लॉन्च होने से पहले टेस्टिंग की जाती है ना, ये भी पायलट सर्वे ही होता है। समझ गए? समझ गए? जैसे मम्मी बहुत गुस्सा है आपसे, उन्होंने 2-4 झापड़ मारे और आप रिएक्ट नहीं किए, मम्मी समझ गए पायलट सर्वे ठीक जा रहा है, अब सूतना चालू। ठीक है, झटपट लिख लें बच्चों, झटपट। तो बच्चों मैंने क्वेश्चनर तो आपको बता दिया क्या होता है। आपका एक काम है कि आप क्वेश्चनर बना के लाएंगे, फिर मैं कुछ आपको उसकी गाइडलाइंस अगले लेक्चर में दूंगा। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको तो कॉपी करना है, देन आई विल टीच यू फॉर्मली, अभी इनफॉर्मली बताया था कि क्वेश्चनर बनता कैसे है। और इसके बाद हमारा सो कॉल्ड 2 पॉपुलर मेथड्स पढ़े जाएंगे, और अगले लेक्चर पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट होना कैसे कलेक्ट होगा खत्म हो जाएगा। और सेकेंडरी बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा पापड़बाजी है नहीं, मेन काम प्राइमरी में था। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।